इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जू यूरोंग चांगशेंग को लेकर भागने लगी। वहीं पर डीमन प्रिंसेस भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उतने में ही प्रिंसेस के हाथ में एक फेदर लगा जो कि उसी का पिकॉक फेदर है। उसे देखते साथ ही डीमन प्रिंसेस समझ गई कि उसके जो ट्विन विंग्स थे उन्हें चांगशेंग ने ही खत्म किया है। साथ ही साथ उसे जू यूरोंग पर भी हंसी आने लगी। वो कहने लगी कि जू यूरोंग मेरी पिकॉक स्ट्राइक से घायल हुई है, फिलहाल तो उसकी जान खतरे में होगी, लेकिन फिर भी वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रही। इसकी जितनी बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। जिसके बाद वो जू यूरोंग से कहती कि तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी मैं उसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे चकमा दिया, लेकिन मेरा पॉइजन ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में पहुंच चुका है, जो कि तुम्हारा काम तमाम करने के लिए काफी हो जाएगा। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम जू यूरोंग को देख पाते हैं, जो कि अपने एक हाथ से चांगशेंग को पकड़कर फ्लाई कर रही थी। वो कहती है कि चांगशेंग दिखने में बिल्कुल भारी नहीं लगता, तो फिर इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है। साथ ही साथ जू यूरोंग डीमन प्रिंसेस के अटैक की वजह से घायल थी, जिसके चलते उसकी भी स्पिरिचुअल पावर अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कगार पर थी। अब उसमें इतना भी स्टैमिना नहीं था कि वो चांगशेंग को लेकर किसी सेफ लोकेशन पर पहुंच पाए। यहाँ पर वो बस चांगशेंग की फेस को निहारती जा रही थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो चांगशेंग को यहाँ पर मरने नहीं देगी। तो उसने अपने पंखों में चांगशेंग को रैप कर लिया ताकि और ज्यादा घायल न हो पाए। जिसके बाद ये दोनों भी एक फ्लावर वैली में आकर पटक गए। वेल यहाँ पर जू यूरोंग भी चांगशेंग के साथ बेहोश हो चुकी थी, जिसके चलते उसके विंग्स भी गायब हो गए। और उसी वक्त ड्रैगन शियान भी चांगशेंग की माइंड स्पेस से बाहर आ गई। उसने देखा कि उसका दोस्त चांगशेंग और जू यूरोंग बेहोश है। वो जू यूरोंग को चांगशेंग के इतना करीब देखकर ही हैरान थी। जिसके बाद वो चांगशेंग से कहने लगी कि पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम मुझे जरा भी आराम से नहीं रहने देते। मैंने थोड़ी बहुत नींद क्या ले ली, तुम तो मौत की कगार पर पहुंच गए। वैसे तुम्हें मरने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं। आफ्टर ऑल मैंने अपना ड्रैगन इसेंस तुम्हारी बॉडी में डाला था, तो मैं अपनी इसेंस को जाया कैसे होने दूंगी। और इतना कहते साथ ही शियान ने चांगशेंग की इंजरीज को हील करने के लिए अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। उसने इस इसेंस को जमा करने के लिए न जाने कितना ही सारा वक्त लगा दिया था, लेकिन अब वो सारा इसेंस उसने चांगशेंग के हवाले कर दिया ताकि उसकी इंजरीज हील हो जाए। साथ ही हम देख पाते हैं कि शियान की इसेंस की वजह से वहाँ पर एक पावरफुल फ्लावर खिल चुका है, जो कि हीलिंग का काम कर रहा था। शियान चांगशेंग से कहने लगी कि अब मेरी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा से आराम करना होगा। बस ये मत भूलो कि मैंने एक बार फिर से तुम्हारी जान बचाई है, तो इसके बदले में मुझे पेट भर के खाना खिला देना। और इतना कहते साथ ही शियान दोबारा से चांगशेंग के माइंड स्पेस में वापस लौट गई। अब थोड़ी देर में जू यूरोंग को होश आ जाता है। उसने देखा कि उसका हाथ तो चांगशेंग के चेहरे पर है, तो उसने फटाफट से अपना हाथ हटा दिया। साथ ही उसने देखा कि उसकी इंजरीज को सप्रेस किया गया है, तो तुरंत ही अपनी इंजरीज को चेक करने लगी। और यहाँ पर उसे श्वानहोंग एनर्जी की स्ट्रीम नजर आती है, जो कि उसके सारे इंटरनल डैमेज को सप्रेस कर रही थी। तो जू यूरोंग समझ गई कि शायद चांगशेंग की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी ने उसे हील किया, क्योंकि चांगशेंग स्नो माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल था। सो अब जू यूरोंग बेहोश चांगशेंग से कहने लगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला भी है। तुम इतनी ज्यादा भारी हो कि मैं तुम्हें कैरी ही नहीं कर सकती। तो अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि जू यूरोंग ने चांगशेंग के लिए एक स्ट्रेचर बना लिया और अब वो उसे पुल करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक छोटे से पत्थर ने उस स्ट्रेचर का रास्ता रोक दिया। और यही सब देखकर जू यूरोंग की हंसी छूट गई। वो चांगशेंग से कहती कि मुझे माफ करना, लेकिन ये राइड थोड़ी सी मुश्किलों से भरी होगी। साथ ही वहाँ पर हम एक नन्ही फॉक्स को देख पाते हैं, जिसकी इन दोनों ने जान बचाई थी। हो सकता है कि आगे चलकर इस फॉक्स का भी हमें कहानी में कोई रोल नजर आए। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिंगशु और जियान को देख पाते हैं, जो दोनों भी बुरी तरह से घायल थे। वहीं पर डीमन जनरल 23 और 24 उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हालांकि जिंगशु यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उनके हमलों को डॉज करता जा रहा था। वेल जियान के क्रिपल होने की वजह से वो जिंगशु की कोई मदद नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से जिंगशु पूरी तरह से अकेला पड़ गया। सो अब इन दोनों डीमंस को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए जिंगशु ने अपने एक मूव का इस्तेमाल किया। इसे वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर जिंगशु के न जाने कितने ही सारे फॉर्म क्रिएट हो गए। इधर जिंगशु जियान से कह रहा था कि अब तुम थोड़ा सा टाइटली होल्ड करो, क्योंकि हम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और इतना कहते साथ ही जिंगशु ने अपने वुल्फ फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ निकल पड़ा। इधर वो दोनों डीमन जनरल जिंगशु के वुल्फ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और बस कुछ ही पलों में जिंगशु के बनाए सारे फॉर्म तबाह हो गए। डीमन जनरल कहने लगी कि बच्चा तो काफी ज्यादा घायल था, मगर फिर भी इसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। ये तो वाकई एक ट्रिमेंडस जीनियस है, और ऐसों को मारना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता। और इतना कहते साथ ही वो दोनों
डीमन तुरंत ही जिंगशु के पीछे रवाना हो गए। इधर जिंगशु काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसे फील होता है कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। दरअसल थोड़ी देर पहले इन डीमंस ने उसकी आंखों पर वार किया था, जिसका असर अब जिंगशु के विजन पर होने लगा। उसने सीधे जाकर एक क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। वहीं पर जियान भी समझ चुकी थी कि जिंगशु अब कुछ भी देख नहीं पा रहा, तो जिंगशु ने भी ये बात कंफर्म की कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जियान से कह रहा था कि अब तुम ही मुझे गाइड करोगी, थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें बन जाओ। इसलिए अब जियान भी रास्ते में आने वाली हर एक चीज के बारे में उसे बताने लगती है। और उससे कह रही थी कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है, तो सीधे उस पर से छलांग लगा दो। तो जिंगशु ने भी वही किया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी ब्रोकन पाथ थी, तो जियान के कहने पर जिंगशु ने वहाँ पर भी एक लंबी छलांग लगा दी। और अब ऐसे ही करते हुए ये दोनों क्लिफ के एज के पास पहुँच जाते हैं। तो जियान उसे बताने लगी कि इस क्लिफ के नीचे एवरडॉन प्रेरी है, जिसे सन नेवर सेट ग्रासलैंड भी कहा जाता था। जियान कह रही थी कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसे जाओ गार्डन का फॉरबिडन जोन कहा जाता। आज तक जो भी कल्टीवेटर यहाँ पर गया वो कभी वापिस नहीं आ पाया। तो जिंगशु से समझाता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ग्रासलैंड तो हमारे वुल्फ का घर माना जाता, तो वहाँ से बाहर निकलने का मैं कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। मगर तब तक वो दोनों डीमन जनरल वहाँ आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो बंदी कह रही थी कि तुम ऑलरेडी मेरी चुंगल में फंस चुके हो, इसलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इतना कहते साथ ही उन दोनों ने अपनी स्टार डोमेन की पावर को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया, जिसे व्हाइट बोन डेथ डोमेन कहा जाता था। वो लोग कह रहे थे कि तुम में से एक अंधा है और दूसरा अपाहिज, तो बताओ तुम बच के कैसे भाग सकते हो। अब यहाँ पर जिंगशु तो इस व्हाइट बोन डोमेन को देख नहीं पा रहा था, तो जियानो से बताती है कि हमारे सामने कई सारी बोन्स क्रिएट हो गई, जो कि ब्लेड के फॉर्म में आकर हमारे आसपास रोटेट हो रही। जो सुनकर जिंगशु कह रहा था कि चाहे ये डोमेन कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, हमें कुछ भी करके इसे पार करना होगा। तो जियान भी उसे सामने आने वाली हर एक रोटेटिंग बोन का रास्ता बताने लगी, और उसी तरह से जिंगशु आगे बढ़ रहा था। मगर अचानक से इस जमीन के अंदर से भी ब्लेड्स बाहर आने लगी, जिसके चलते जिंगशु को पीछे हटना पड़ा। तभी जियानो से बताती है कि हमारे पीछे से भी एक ब्लेड आ चुकी है। अब वो ब्लेड जियान पर हिट होने ही वाली थी, लेकिन तभी जिंगशु ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद ही बीच में आ गया, जिसके चलते जिंगशु खुद ही उस ब्लेड के वार से घायल हो जाता है। और इसी अटैक की वजह से ये दोनों पुश होते हुए दोबारा से डोमेन के सेंटर में पहुंच गए। अब जिंगशु की ऐसी हालत देखकर ही जियान रोने लगी, उससे माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुम पर एक बोझ बन गई हूँ। तो जिंगशु उसे बड़े ही प्यार से कहने लगा कि मैं अगर फिस्ट हूँ तो तुम हो मेरी आंखें, एक मुक्का एक फिस्ट हर एक वार को झेल सकती, लेकिन आंखों का महफूज रहना उतना ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम बिल्कुल खुद को ब्लेम मत करो और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। और अब जिंगशु ने अपना हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ाया। इस तरह से ये दोनों दोबारा से इस डोमेन को क्रॉस करने के लिए तैयार हो गए। अभी दोनों उस पार जा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। इधर डीमन जनरल कहने लगी कि ये दोनों मौत की कगार पर है, लेकिन देखो तो कितनी प्यार भरी बातें कर रहे थे। अगर इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया जाए तो इनकी जोड़ी कमाल की होगी। जिस पर उसका साथी कहने लगा कि मुझे तो इन दोनों की बातें काफी ज्यादा बोरिंग लग रही, चलो फटाफट से इन दोनों की नौटंकी को बंद कर देते हैं। इधर जिंगशु भी जियान को समझा रहा था कि तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। वेल, इस चैप्टर का नाम था डोंट बी अफ्रेड। इस मोमेंट पर जियान को अपनी सीनियर की याद आने लगी। उसकी सीनियर हांशी ने भी ब्लाइंड सोर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की थी। इस टेक्निक के जरिए सीनियर डिसाइपल स्टार पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने डायरेक्शन का पता लगा सकते, और उसी पल में इन दोनों जनरल ने तुरंत इन पर फाइनल अटैक किया। वो डोमेन काफी तेजी के साथ रोटेट होते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर जियान ने बिना डरे जिंगशु को रास्ता बताना शुरू किया। जो भी इंस्ट्रक्शन जियान ने उसे दी, जिंगशु उसे पूरी तरह से फॉलो कर रहा था, चाहे वो डॉज हो, स्किट हो, रन हो या जंप हो। जिंगशु अपनी आंखें बंद करके पूरा भरोसा जियान पर कर चुका था, और इन दोनों का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अमेजिंग था। ऐसा फील हुआ ही नहीं कि जिंगशु का विजन लॉस्ट हो चुका, क्योंकि जियान उसकी आंखें बन चुकी है। और इसी तरह से ये दोनों भी एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे ग्रासलैंड में एंटर कर चुके। अब ये देखते साथ ही ये दोनों डीमंस काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इन दोनों अपाहिजों को भी रोक नहीं
पाए। तो मिंग उसका गुस्सा शांत करते हुए कहने लगा कि भले ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन ग्रासलैंड काफी खतरनाक जगह है। ऐसा कहा जाता कि इसने इतने सालों में हजारों जीनियसेस को निगल लिया। जिसने भी ग्रासलैंड में एंटर किया वो आज तक जिंदा वापस नहीं आ पाया। ग्रासलैंड में जाने के बाद तो ये लोग दुआ करेंगे कि काश ये हमारे हाथों ही मारे जाते। ऐसी भयानक मौत उन्हें वहाँ पर मिलने वाली है। और उतने में उन्हें एक पिकॉक की आवाज सुनाई देने लगी तो ये लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये तो उनकी प्रिंसेस नानके का इशारा है। तो ये दोनों फटाफट से डीमन प्रिंसेस के सामने पहुंच गए। प्रिंसेस उनसे कहने लगी कि वो दोनों बंदे ऑलरेडी मौत की कगार पर हैं, तो उनके पीछे अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहला हमें ज़ुइरोंग को खत्म करना होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने उसका मुकाबला किया था और वो चुड़ैल मेरे पॉइजन से घायल हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसके साथ चांगशिंग भी मौजूद था, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से दूर गए होंगे। तो अब हमारी प्रायोरिटी है उन दोनों का खात्मा करना। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें गोल्डन लाइट वैली दिखाई जहाँ पर ज़ुइरोंग चांगशिंग को घसीटते हुए पहुंच गई थी। उसने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी मौजूद है और इसी से वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि आखिर जाओ गार्डन जैसे खतरनाक इलाके में घर कौन बना सकता। यहाँ पर तो कुछ दिन सरवाइव करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उतने में एक मॉन्क वहाँ पर पहुँच गया जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता थी। ज़ुइरोंग ने तो उसको देखते साथ ही अपने एरो एंड बो को समन कर लिया, लेकिन वो मॉन्क उसे रोकते हुए कहने लगा कि बच्ची तुमने तो मुझे गलत समझ लिया। वेल मेरा नाम है बायहाई और मैं सदर्न किंगडम का एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मैं तुम पर कोई अटैक करूंगा। जिस पर ज़ुइरोंग कहने लगी कि न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स ने जाओ गार्डन में एंटर किया था, लेकिन तुम मुझे उनमें कहीं भी नजर नहीं आए। अगर तुम वहाँ पर होते तो मैं जरूर से तुम्हें नोटिस करती। जिस पर बायहाई बताने लगा कि लास्ट टाइम जब जाओ गार्डन ओपन हुआ था तब मैंने भी इसमें एंटर किया, लेकिन ट्रेजर की तलाश करते हुए मैं यहाँ पर काफी बुरी तरह से घायल हुआ और इसी वजह से जाओ गार्डन से बाहर निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिला और तब से ही मैं यहाँ पर रहता आ रहा हूँ। जिस पर ज़ुइरोंग कहने लगी कि सीनियर आपको ये बात तो पता ही होगी कि डीमन क्लैन ने जाओ गार्डन पर अटैक किया है। तो बायहाई कहने लगा कि मैं आमतौर पर अपने घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर डीमंस का अटैक हुआ था। अगर तुम दोनों भी डीमंस के हाथों घायल हुए हो तो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक कल्टीवेटर होने के नाते मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे कंपेनियन की इंजुरीज को देख कर ही पता चल रहा कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो क्यों ना तुम्हारी बजाय मैं ही इसे कैरी करूं। लेकिन ज़ुइरोंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि सीनियर आप तकलीफ ना उठाए, क्योंकि ज़ुइरोंग का अभी भी इस बंदे पर पूरा भरोसा नहीं था। और अब ये लोग बायहाई के घर पर पहुंच गए, जहाँ पर हम कुछ हिडन बग्स को भी देख पाते हैं जो कि ज़ुइरोंग पर नजर रखे हुए थे। बायहाई उसे बताता है कि मेरे पास कुछ हीलिंग मेडिसिन हैं, तो मैं तुम्हारे कंपेनियन के लिए उसका एक काढ़ा बनाऊंगा। इधर ज़ुइरोंग को वहाँ पर एक मैनुअल नजर आता है। दरअसल वो जाओ गार्डन का मैप था जिसमें जाओ गार्डन की हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को भी नोट किया गया है, लेकिन उस नक्शे पर कुछ गिनी चुनी जगहों पर मार्क्स लगाए गए थे। अब ज़ुइरोंग इसे ही समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो ज़ुइरोंग के लिए चाय लेकर आया था। वो कहता है कि इसे पीकर थोड़ा सा आराम करो, तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। तो ज़ुइरोंग भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस चाय को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसने धीरे से उस चाय को गिरा दिया था। जिसके बाद वो बायहाई से कहने लगी कि सीनियर मैंने आपका मैप देखा, आपने तो उसे काफी अच्छे से डिटेल में बनाया है। हर एक छोटी सी छोटी चीज को भी आपने उस मैप पर नोट किया। तो बायहाई अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते हुए ज़ुइरोंग को बताने लगा कि मैं कई सालों से यहाँ पर ट्रैप हूँ। अब यहाँ पर टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का नक्शा बनाया जाए। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, जब से हम मिले हैं तुमने अपना 1 मिनट भी गार्ड डाउन नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से सतर्क हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर शक हो रहा। मेरे ख्याल से मैंने तो तुम्हारी काफी अच्छे से मेहमान नवाजी की। जिस पर ज़ुइरोंग कहती कि सीनियर मैं एक पुरानी कहानी जानती हूँ, पता नहीं आपने उसके बारे में सुना या नहीं। दरअसल 10 साल पहले लुयांग सेक्ट का एक डिसाइपल ब्लड रिफाइनिंग डार्क आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक फॉरबिडन आर्ट होने की वजह से कोई भी सेक्ट इसकी इजाजत नहीं देता, मगर जब लुयांग सेक्ट को इस बारे में पता चला तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस बंदे ने उस डार्क आर्ट को प्रैक्टिस किया था वो जाओ गार्डन में पहुंच चुका था और इसी वजह से वो बंदा कभी पकड़ा नहीं गया।
तो मैं वही सोच रही थी कि कहीं गलती से आपको उस बंदे के बारे में कुछ पता तो नहीं है। अब ये सुनते साथ ही बाय हाय को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो अपने मेडिसिन को कूटते हुए जुईरोंग से कह रहा था कि पता नहीं तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो। जिस पर जुईरोंग कह रही थी कि सीनियर ये बातें मैं आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। आफ्टर ऑल आपने लोयांग सेक के नोटेशन सिस्टम का यूज करके अपने नक्शे को फॉर्म किया था, यानी कि आप ही वो डिसाइपल हो जिसने डार्क आर्ट की प्रैक्टिस की थी। और इतना कहते साथ ही जुईरोंग ने अपना आयरन बो समन कर लिया। जिस पर बाय हाय कहता है कि मैंने एक नेक दिल इंसान बनने की काफी अच्छे से नौटंकी की थी, लेकिन तुमने ही पुरानी बातों को बाहर निकाला। अब अगर मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो इसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना, क्योंकि तुमने ही खुद होकर उड़ता हुआ तीर लिया है। जिस पर जुईरोंग उससे पूछने लगी कि अगर मैं ये सारी बातें ना बोलती तो क्या तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने देते। जिस पर बाय हाय ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ से जिंदा जाते, मुझे तो बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए था। और इतना कहते साथ ही बाय हाय ने सीधे जुईरोंग पर हमला किया, लेकिन युरोंग ने तब तक अपनी तीर से उस पर वार कर दिया था। मगर बाय हाय पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। उसने तो बड़ी स्टाइल के साथ जुईरोंग की तीर को अपनी सीने से बाहर खींच लिया। बाय हाय उसे बता रहा था कि कल रात मैंने तुम्हारे आंसू देखे थे और उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम तो ट्रू फिनिक्स की रीइंकार्नेशन हो। और अब वहाँ पर बाय हाय के ढेर सारे इंसेक्ट पहुंच गए, जिन्हें देखते साथ ही जुईरोंग ने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। वेल इसे गोल्डन डिफेंसिव फॉर्मेशन कहा जाता था। जुईरोंग उससे कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं फिनिक्स की रीइंकार्नेशन हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने बदतमीजी की। तुम्हारे जैसा दो कौड़ी का ईवल भला मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता। उतने में ही बाय हाय के बग्स ने सीधे उस शील्ड पर अटैक कर दिया। तभी बाय हाय उसे बताने लगा कि काफी सालों से मैं स्टार गैदरिंग रन पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। मुझे तो लगा था कि मैं कभी भी कल्टीवेशन के उस लेवल को अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन अगर तुम्हारा ब्लड मुझे मिल गया तो मैं जरूर से स्टार गैदरिंग रन पर ब्रेक थ्रू करूंगा। इतना ही नहीं, अब तो मैं एक सेंट भी बन सकता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितनी टेम्पटिंग उम्मीद दी है। अब भला मेरे जैसा ईवल लालच ना दिखाए तो और क्या करे। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाय हाय की बॉडी से 4 डीमन बाहर आए। वेल बाय हाय की इस टेक्निक को 4 फिएंड ऑफ द मॉर्टल वर्ल्ड कहा जाता था। वो सारे डीमन काफी ईवल तरीके से जुईरोंग का नाम पुकारने लगे। वो कह रही थी कि होली मैडम जल्दी से अपना खून हमारे हवाले करो। और अब उन 4 फिएंड्स ने अपनी ईवल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। इधर जुईरोंग कह रही थी कि कल्टीवेशन तो मेरे लिए खाना खाना या फिर सांस लेने जितनी नेचुरल है। मेरा जन्म होते साथ ही मेरी डेस्टिनी भी बताई गई कि आगे चलकर मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी। तो मुझे ये बात कभी पता ही नहीं चली कि कल्टीवेशन में स्ट्रगल होती क्या है। जिस पर बाय हाय कह रहा था कि यही तो हेवन की क्रूरता है, वो सब में इक्वली पावर नहीं बांटता। किसी एक को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है और हमारे जैसे लोग तरसते रहते। और यही रीजन था कि मैंने डार्क आर्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन आज मुझे पता चला कि हेवन इतना भी बुरा नहीं हो सकता। देखो तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद खून के हर एक कतरे को ड्रेन कर लूंगा। इस तरह से हेवन ने जो तोहफा तुम्हें दिया था वो मेरा हो जाएगा। मैं एक सेंट बनूंगा और तुम सीधे मेरे हाथों मारी जाओगी। इधर जुईरोंग देखती कि उन 4 फिएंड्स ने उसकी शील्ड को चारों ओर से घेर लिया। अब ज्यादा देर तक ये शील्ड वहाँ पर टिक नहीं सकती थी, इसलिए जुईरोंग अपना फाइनल एरो उस पर रिलीज करना चाहती थी, लेकिन उतने में ही उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल डीमन प्रिंसेस नांगके का पॉइजन उस पर असर दिखाना शुरू कर चुका था। साथ ही जुईरोंग को ये बात अच्छे से पता थी कि उसने अपना ढेर सारा ब्लड इसेंस लॉस्ट किया है, इसलिए वो इस पॉइजन को सप्रेस नहीं कर पाएगी। और तब तक उसका गोल्डन डिफेंसिव फॉर्मेशन भी 4 फिएंड की पावर की वजह से शटर हो गया। यहाँ पर जुईरोंग को ब्लड की वोमिटिंग हुई थी, तो बाय हाय तुरंत ही उसका ब्लड ड्रॉप उठा लेता है। और अब उस ब्लड को कंज्यूम करते साथ ही बाय हाय की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो खुश होते हुए जुईरोंग से कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें किसने घायल किया, मगर जिसने भी ये नेक काम किया है मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा। उसने तुम्हारी ऐसी हालत की है कि तुम्हें निपटाना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और अब यहाँ पर उसने जुईरोंग को खत्म करने के लिए अपने ढेर सारे बग्स को रिलीज कर दिया था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ हमारी हीरो चांगशिंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने अपने येलो अम्ब्रेला की मदद से बाय हाय के अटैक को काउंटर करते हुए जुईरोंग की जान बचा ली। वो अपनी येलो अम्ब्रेला जुईरोंग की तरफ पास करते हुए बाय हाय से कहने लगा कि एक इंजर्ड लड़की पर तुम अटैक कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लोग अक्सर सच बोलते हैं कि डीमंस का कोई ईमान नहीं होता, सो तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हें सीधे मौत की सजा मिलेगी। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने अपनी सोड को समन कर लिया। अब ये देख बाय हाय उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने फटाफट से अपने ईवल बक्स को चांगशिंग
चांगशेंग की तरफ रिलीज कर दिया था। इधर चांगशेंग दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, तो मुझे जल्दी से इस बंदे का काम तमाम करना होगा। और अब चांगशेंग ने इवनिंग क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। चांगशेंग का ये स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि उसने वहां पर न जाने कितने ही सारे ब्लास्ट कर दिए। बायहाई ने उसे मारने के लिए जितने भी बग्स भेजे थे, चांगशेंग ने उन सभी का सफाया कर दिया। वो जगह तो इस कदर नजर आ रही थी मानो वो कोई बैटल ग्राउंड हो। इनफैक्ट बायहाई भी चांगशेंग की इस मूव को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था, लड़के तुम्हारे पास तो एक बहुत ही अमेजिंग सी सोर्ड है, भले इसकी मदद से तुमने मेरे बग्स को मार दिया, लेकिन ये मेरे ब्लड फ्रेंड फॉर्म को पियर्स नहीं कर सकती। और अब यहाँ पर बायहाई ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक ब्लड एनर्जी रिलीज होने लगी। चांगशेंग को पता था कि बायहाई की फाइनल मूव है, तो यहाँ पर चांगशेंग ने भी अपनी डेस्टिनी स्टार की पावर को एक्टिवेट कर लिया और अब वो बायहाई का खात्मा करने के लिए सीधे हवा में छलांग लगा चुका। इधर बायहाई उसे बता रहा था कि लड़के ये सारी स्ट्रगल बेकार जाने वाली, क्योंकि थोड़ी देर में तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। इससे अच्छा तो होता कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते। मगर बायहाई अपने मूव को कंप्लीट कर पाई इससे पहले उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल थोड़ी देर पहले उसने जुईरोंग का ब्लड कंज्यूम किया था और जुईरोंग की बॉडी में डीमन प्रिंसेस नानके का पॉइजन मौजूद है, जिसके चलते उस पॉइजन का असर बायहाई पर भी होने लगा। जुईरोंग के पास तो असली फिनिक्स की बॉडी है और इसी वजह से वो पॉइजन के चलते भी जिंदा बची थी, मगर बायहाई के पास कहाँ ही ऐसी यूनिक बॉडी, और इसी वजह से उसे पॉइजन से काफी ज्यादा पेन होने लगी। और उसी वक्त चांगशेंग ने भी सीधे जाकर उस पर हमला कर दिया। यानी एक साथ बायहाई पर दोनों तरफ से अटैक हुए थे। एक अटैक हुआ था उसकी बॉडी पर और दूसरा हुआ था उसके दिल पर, और इसी वजह से बायहाई की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगती है। चांगशेंग कह रहा था कि अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए तू जुईरोंग के ब्लड पर कब्जा करना चाहता था, तो जब तू ये फैसला ले रहा था उसी वक्त तूने अपने तकदीर के दरवाजे बंद कर दिए। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तेरी लालच है। इधर बायहाई पूरी तरह से बर्फ में ट्रांसफॉर्म होकर शैटर हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार जब जाओ गार्डन ओपन होगा तब उसका अंत हो जाएगा। वहीं पर जुईरोंग बस चांगशेंग को देखे जा रही थी, वो भी उसकी पावर से इम्प्रेस हो गई। लेकिन अब डीमन प्रिंसेस नानके का पॉइजन उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, जिसके चलते जुईरोंग को कमजोर होकर चक्कर आने लगे। मगर तभी चांगशेंग ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे थाम लिया और उसी वक्त जुईरोंग का नकाब भी उसके चेहरे से हट जाता है। मतलब देखो तो नकाब ने भी हटने का कितना सही टाइम चुना। वेल यहाँ पर ये दोनों भी बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे और फिर चांगशेंग होश में आते हुए तुरंत ही उससे दूर हट गया। वो युरोंग से पूछ रहा था कि मिस आप ठीक तो हो ना, जिस पर युरोंग कहती कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी, तुम्हें उन्हें ही फॉलो करना है। पहली तो ये कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, दूसरी ये कि तुम मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते, और तीसरी ये कि मैं अब बेहोश होने वाली हूँ। इतना कहते साथ ही जुईरोंग वाकई वहाँ पर बेहोश हो गई। तो अब चांगशेंग उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। वो भी जुईरोंग जैसे ही कहने लगा कि दिखती तो बिल्कुल भी मोटी नहीं लेकिन काफी ज्यादा भारी है। हालांकि उसी वक्त डीमन प्रिंसेस की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने आते साथ ही चांगशेंग पर हमला किया, लेकिन तब तक चांगशेंग वहाँ से काफी दूर पहुंच चुका था। हालांकि डीमंस भी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने तुरंत ही सामने से आकर चांगशेंग पर हमला कर दिया था, जिसके चलते वो जुईरोंग को लेकर सीधे जमीन पर पटक गया। तब तक डीमन प्रिंसेस नानके की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई। प्रिंसेस चांगशेंग से कह रही थी कि जल्दी से युरोंग से दूर हट जाओ वरना तुम भी उसके साथ मारे जाओगे। हालांकि चांगशेंग ने जुईरोंग का साथ छोड़ने से मना किया। साथ ही साथ वो डीमन प्रिंसेस को भी काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा और उसे पता चलता है कि प्रिंसेस की सोल के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो तुरंत ही प्रिंसेस से कहने लगा कि तुम बीमार हो और कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा। तुम्हारी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारी बॉडी उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। अगर तुमने इसका जल्दी से इलाज नहीं किया तो तुम्हारी सोल तुम्हारे ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। हमारी सोल अक्सर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रिसाइड करती, मेडिकल की भाषा में इसे पाइनियल बॉडी कहा जाता है, और इसी वजह से तुम्हारा फोरहेड दूसरे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा वाइडर है। अगर डीमन एम्परर ने ही तुम्हें कल्टीवेशन का ये तरीका सिखाया है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वेल यहाँ पर चांगशेंग ने डीमन एम्परर यानी कि प्रिंसेस नानके के बाप
ऊपर ही इल्जाम लगाया था, जो सुनते साथ ही नानके उस पर काफी ज्यादा भड़क गई और फिर उसने तुरंत ही अपनी फेदर का इस्तेमाल करते हुए चांगशेंग पर हमला किया। लेकिन चांगशेंग अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक को काउंटर किए जा रहा था। तब तक दूसरे डीमन ने अपनी अर्थ लैंसेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे चांगशेंग की अम्ब्रेला पर हमला कर दिया, मगर तब तक चांगशेंग ने अपने पीछे वाले बैरियर पर एक पोर्टल ओपन कर लिया था। जो देखो डीमन उससे कह रहे थे कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे कौन सा इलाका है? जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि हाँ, ये ग्रासलैंड का फॉरबिडन जोन है, यहाँ पर जिसने भी एंटर किया वो कभी वापस नहीं आ पाया। तो डीमन जनरल बताने लगे कि इस ग्रासलैंड पर दिन के वक्त ही एंटर करना चाहिए, यानी कि मरने के लिए भी तुमने सही टाइम चूज करना चाहिए। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि अगर यहाँ पर सनलाइट में ही जाया जा सकता है तो क्यों ना मैं सन को राइज करूं। और इतना कहते साथ ही चांगशेंग ने बड़े ही कुल अंदाज में सीक्रेट फ्लेम इल्यूमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। दरअसल चांगशेंग ने अपनी सोड इंटेंट को स्टिमुलेट करते हुए उससे एक सन बना लिया और यही सब देखकर डीमंस काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही साथ चांगशेंग ने गोल्डन क्रो सीक्रेट सोड टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो सन काफी तेजी के साथ राइज होते हुए उस बैरियर को ब्रेक कर देता है। तब चांगशेंग फटाफट से उस बैरियर से अंदर दाखिल हो गया। अब उसके वहां से जाते साथ ही डीमन प्रिंसेस भी उस बैरियर में एंटर करने का फैसला लेती है। जनरल उसे बता रहा था कि ये फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन प्रिंसेस उसकी एक नहीं सुनती। उसने अपने कई सारे डीमंस को मारते हुए उनका इसेंस एक बोन में कलेक्ट कर लिया और अब उसी बोन की मदद से उसने बैरियर को शैटर किया। वो कह रही थी कि हो सकता है जाओ गार्डन का इनहेरिटेंस इसी फॉरबिडन जोन में कैद हो, तो हमें कुछ भी करके उस इनहेरिटेंस को हासिल करना होगा। तो अब इन सभी डीमंस ने भी ग्रासलैंड में एंटर किया। इधर चांगशेंग को कोई आइडिया नहीं थी कि डीमंस भी उसमें एंटर कर चुके हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।